बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेल्थ असेसमेंट से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट पढ़ेंगे कि हार्ट को कैसे असेस करते हैं। ठीक है, इससे पहले इसमें जो है आपको हमने AHN में इसकी एनाटमी सब कुछ चीज़ें बताई हुई है। यहाँ पे मैं एनाटमी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जो चीज़ें पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिरी बात है उसमें एनाटमी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं और बहुत ज़्यादा आसान है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जो है वो हमारी पिछली वीडियो से देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर, उसमें आप AHN में देख लें या किसी और वीडियो में देख लें। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी एनाटमी फिजियोलॉजी है। ये वही आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है फेस साइज़ होता है, हमारे स्टेरनम के पीछे होता है और जो थोरेसिक कैविटी होती है वहाँ पे मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको उसकी लोकेशन बताई गई है एंड यू कैन सी दैट। नेक्स्ट आपको इसके लेयर बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक आप समझ लें कि एक थैली सा है, ठीक है, जिसमें पूरा हार्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद हार्ट के मेन 3 लेयर हैं जो कि आपको यहाँ पे नाम बताए गए हैं, जिसके अंदर जो है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम आते हैं। एपिकार्डियम सबसे बाहर होता है, मायोकार्डियम बीच में होता है और एंडोकार्डियम अंदर का लेयर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एट्रियम और वेंट्रिकल आपको पता होनी चाहिए कि एट्रियम जो है वो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं और वेंट्रिकल नीचे के 2 चैम्बर होते हैं। टोटल 4 चैम्बर होते हैं और एक दूसरे के साथ बीच में जो कार्डियल सेप्टम होता है, कार्डियक सेप्टम मतलब ये कि दूसरों के एक मतलब इन दोनों के बीच में जो दीवार होती है उसको हम कार्डियक सेप्टम कहते हैं। तो कार्डियक सेप्टम के ज़रिए से एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं और कार्डियक जो वेंट्रिकल होते हैं वो पूरी बॉडी को ब्लड देते हैं और एट्रियम बॉडी से ब्लड लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पहले से पता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल आपको पता है कि हार्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड वेसल्स कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। जो ब्लड लेके आते हैं उसको हम कहते हैं वेन्स, जो ब्लड लेके जाती हैं उसको हम कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, जो सबसे पहला है कार्डियक सर्कुलेशन, ये जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा आता है। सुपीरियर वेना का ऊपर की बॉडी से ब्लड लेके आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। इन्फीरियर जो है वो नीचे के बॉडी से लेके आता है जो कि वो भी डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, 2 पे जो है फिर ब्लड इन द राइट एट्रियम एम्प्टीज, फिर यही ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाता है, फिर लंग से पल्मोनरी वेंस के ज़रिए वापस राइट लेफ़्ट एट्रियम में जो है वहाँ आता है ऑक्सीजनेटेड होके, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा हार्ट के अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं, टोटल 4 वॉल्व है। ठीक है, एक वॉल्व जो है वो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और उसके अंदर 3 जो है वो कस्प्स होते हैं, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। एक वॉल्व जो है वो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम है उसके बीच में होता है, उसको हम कहते हैं मेट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड। उसके जो है 2 कस्प होते हैं, मतलब 2 हिस्से होते हैं उसके अंदर। तीसरा वॉल्व जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और नंबर 4 वॉल्व जो है वो एवोर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल, और जो तीसरा है वो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये 4 जो है इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। इसकी फिजियोलॉजी आपको पता है कि हार्ट की जो फिजियोलॉजी है, मतलब हार्ट का जो काम है वो है कार्डियक आउटपुट, यानी ब्लड देना पूरी बॉडी को। ये ब्लड देना और हार्ट का जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है आपको पता होगा SA नोड AV नोड के ज़रिए से होता है। इस पर मैंने डिटेल से ECG की वीडियो बनाई हुई थी, वहाँ आप देख सकते हैं। इस पे जो है हार्ट में ये जो नोड है इसको हम कहते हैं SA नोड। SA नोड से जो है एक किस्म का करंट प्रोड्यूस होता है जो कि इन चीज़ों में जाता है और इनकी वजह से एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं। फिर यहाँ से ये नीचे AV नोड है, AV नोड के ज़रिए ये नीचे आता है बंडल ऑफ हिस, और फिर ये जो जाते हैं इस वेंट्रिकल्स में, ये फरकंजी फाइबर्स होते हैं और इससे जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं और इसके ज़रिए पूरा हार्ट कंट्रैक्ट होके ब्लड देता है आगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ मतलब वास्कुलर सिस्टम होता है जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, लेकिन उससे पहले हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल का मतलब होगा 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल। हार्ट का एक दफ़ा कंट्रैक्ट होना और एक दफ़ा रिलैक्स होना या जो डायस्टोल होता है। ठीक है, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। एट्रियल सिस्टोल जो है उसमें एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं,
फिर क्या होता है, जो ये पहला स्टेप है, ठीक है। जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो पहले एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं, उनसे ब्लड नीचे की तरफ आता है, फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और उनसे ब्लड बाहर जाता है, हार्ट से बाहर, कुछ लंग्स में और कुछ पूरी बॉडी में। और इसके बाद जो है वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, ठीक है, जो कि पूरा हार्ट उसके अंदर आर्ट्रियम मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो आर्टरीज़ होती हैं या जो वास्कुलर सिस्टम होता है उसमें आपको पता है कि आर्टरीज़ है, कैपिलरीज़ है और वेंस है। आर्टरीज जो है ब्लड हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं, सॉरी आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, ये जो है ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, अलावा एक के जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड लेके जाती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड होती हैं। इसके अलावा वेंस है, तो वेंस ब्लड लेके आती हैं हार्ट तक, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं, अलावा उसके पल्मोनरी वेन के वो लंग से ब्लड लेके आता है और वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा कैपिलरीज़ होती हैं, कैपिलरीज जो है आगे जब किसी पॉइंट पे आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो चीज़ें बॉडी को चाहिए वो बॉडी को मिलती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट वापस आता है थ्रू वेन्स हार्ट में, ठीक है। तो इन तीनों का काम है, आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स लेके आती हैं और कैपिलरीज इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज है जो कि एक्सचेंज का प्रोसेस करती है। इसके अलावा ये आपको कुछ मेजर आर्टरीज़ बताई गई हैं हार्ट के। आर्टरीज़ आपको पता होना चाहिए कि ब्लड लेके जाने वाली चीज़ें हैं, और ये आपको कुछ वेन्स बताई गई हैं, इसके जो मेन नाम है कुछ ना कुछ वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है वापस ब्लड लेके आती हैं। अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है इसका, और वो है असेसमेंट। सबसे पहले जब आप हार्ट का असेसमेंट करोगे तो असेसमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि आपने 4 चीज़ें करनी होती हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। तो हार्ट के अंदर आपने ये चारों करनी है। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप या तो अस्कल्टेशन नहीं करते या परकशन नहीं करते, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हार्ट के अंदर आपने चारों चीज़ें करनी है, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, चारों चीज़ें करनी है। इसके अलावा जब आप ये करते हैं तो सबसे पहले तो आपका असेसमेंट का प्रोसेस ये होगा या स्टेप ये होगा कि जनरल अपीयरेंस, आप बंदे का जनरल अपीयरेंस देखेंगे, वो नज़र कैसे आ रहा है, उसकी मतलब बॉडी इमेज कैसी है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा थिन है या बहुत ज़्यादा मोटा है, या उसको जो है एंशियस है, मतलब ये कि जैसे बंदा कंफ्यूज होता है, उसका स्किन कलर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसको एडिमा है या किस तरह का है, ठीक है, अगर है। इसके अलावा उसके फिंगर देखें कि क्लफ्ट फिंगर हमने पढ़े थे जिसमें जो नेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वो क्यों ख़राब होते हैं? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर हाइपोक्सिया की कमी है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेल्स होंगे या फिंगर्स होंगे वो क्लफ्ट हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम से रिस्पायरेटरी या फिर कार्डियोवास्कुलर का कोई मसला है तो उनमें ये चीज़ होती है। इसके अलावा हम स्किन कलर को देखते हैं कि ब्लू है, जिस तरह साइनोसिस में होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है या ब्राउन है, जिसमें ब्लू कलर का पता नहीं चल रहा, तो फिर हम अंदर उसके माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर जो नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो देखते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है उसके कलर का। अच्छा, इसके अलावा हम नेक के अंदर जो वेसल्स होते हैं वो देखते हैं। नेक के अंदर आपको एक कैरोटिड आर्टरी मिलेगी और एक जुगुलर वेन मिलेगी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी जो है वो उसका पल्सेशन जो होता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है, मतलब आपको एक ब्रिस्क नज़र आएगा। ब्रिस्क मतलब एक वाइब्रेशन सा उसमें आपको फील होगी, ठीक है, जब आप कैरोटिड आर्टरी को फील करते हो। लोकलाइज पल्सेशन मतलब ये कि आपको पल्स नज़र आएगी या फील कर सकते हो। द इंटरनल जुगुलर वेन इज़ ए सॉफ्टर अनडाइल्यूटिंग पल्सेशन या अनडुलेटिंग, मतलब ये कि जो जुगुलर वेन है उसका पल्स थोड़ा सा स्लो होता है, सॉफ्ट होता है, और कैरोटिड आर्टरी का ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि आर्टरीज़ में प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए उसका पल्स ज़्यादा तेज़ होता है, और वेन जो है उसमें प्रेशर कम होता है उसका, इसलिए जो पल्स होता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जुगुलर वेन, जब आप मरीज़ को ये लिखा हुआ है पल्सेशन ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द पोजीशन, मतलब पोजीशन के साथ साथ उस जुगुलर वेन का जो शक्ल है या वो जिस तरीके से नज़र आ रहा होता है या जिस तरीके से हम उसको फील करते हैं वो चेंज हो जाता है। द वेन नॉर्मली प्रोट्रूड व्हेन द पेशेंट इज़ लाइंग डाउन, जब आप पेशेंट को लेटाते हो वो लेटा हुआ होता है तो वो आपको अच्छे से फील हो सकता है, ठीक है, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। लेकिन जब बंदा
पेशेंट खड़ा होता है फिर आप उसको अच्छे से नहीं देख सकते, मतलब इतना अच्छा आप नहीं फील कर सकते। अच्छा, इसमें भी वही आपको बताई गई है कि आपने पेशेंट को अगर मतलब उसमें करना है, ठीक है, आप उसकी असेसमेंट कर रहे हैं तो आप उसको 30 या 45 डिग्रीज उसका आपने हेड एलिवेट करना है बेड का, और इसी तरीके से आप उसका देखोगे। इसके अंदर लिखा हुआ है एंगल ऑफ लुइस या फिर हम उसको स्टर्नल नॉच भी कहते हैं, जहाँ पे क्लेविकल और स्टर्नम बोन एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हमारे जो थोरेसिक का सीधा बोन है उसको हम स्टर्नम कहते हैं, और क्लेविकल जो शोल्डर बोन होता है जहाँ पे उसको हम मतलब जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ हम क्या कहते हैं, स्टर्नल नॉच। तो वो जगह भी हम परकश करते हैं या उसके वहाँ पे हम पल्स देखते हैं। ये सारी चीज़ आपको वही बताई गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पल्पेशन पे। पल्पेशन बताया गया है, टू पल्पेट द कैरोटिड आर्टरी लाइटली प्लेस योर फिंगर जस्ट मीडियल टू द ट्रेकिया। अगर आप कैरोटिड आर्टरी को पल्पेट करना चाहते हो तो आप ट्रेकिया के बिल्कुल सामने या बिल्कुल बीच पे क्या करोगे, अपनी फिंगर रखोगे बिलो द एंगल ऑफ जॉ से बिल्कुल नीचे जो जबड़ा होता है, ठीक है। द पल्स शुड बी रेगुलर एंड रिदम एंड हैव इक्वल स्ट्रेंथ राइट एंड लेफ्ट, मतलब राइट और लेफ्ट साइड दोनों जो है उसमें जो है रिदम मतलब दोनों पल्स एक जैसे होने चाहिए, और उसमें आपको कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके से चीज़ें फील हो, वाइब्रेशन या फिर थ्रिल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो आपने उसको नोट कर देना है। डोंट पल्पेट बोथ कैरोटिड आर्टरीज एट द सेम टाइम। आपने बोथ कैरोटिड आर्टरीज को सेम टाइम पल्पेट नहीं करना, पहले एक को करना फिर दूसरा करना, क्योंकि अगर आप सेम टाइम करोगे तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा और ऊपर ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेम टाइम आपने इन दोनों को जो है वो पल्पेट नहीं करना है। इसकी वजह से मरीज़ बेहोश भी हो सकता है या उसका जो हार्ट रेट है वो भी कम हो सकता है, ब्रेडिकार्डिक हो सकता है। इसके अलावा हम ऑस्कल्टेशन करते हैं। ऑस्कल्टेशन, यू शुड हियर नो वास्कुलर साउंड ओवर द कैरोटिड आर्टरीज अपॉन ऑस्कल्टेशन, मतलब इसमें आपको जो है कैरोटिड आर्टरी के ऊपर आपको कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब आप स्टेथोस्कोप से उसको करते हो, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर आपको इस तरह कोई ब्लोविंग या स्विशिंग, जिस तरह हवा चल रही होती है ना, इसी तरह की साउंड अगर आपको सुनाई देती है तो इसको हम कहते हैं ब्रूट साउंड, ठीक है। ये क्यों होता है, जब ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से आपको इस तरह का साउंड मिल सकता है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ब्लड फ्लो सही है तो आपको ऑस्कल्टेट करते टाइम आपको ये चीज़ें सुनाई नहीं देंगी। या फिर उनके बॉडी के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लेक, मतलब आर्टरीज के दरमियान जो है कोई ना कोई प्लेक है, कोई ना कोई ब्लड क्लॉट है, जिसकी वजह से आपको वो सुनाई दे रही होती है, ठीक है, आवाज़। ये आपको वही बताया गया है कि आपने जो है बेल जो होता है स्टेथोस्कोप का पीछे वाला हिस्सा, उससे आपने कैरोटिड आर्टरी और उसके साउंड्स को देखना होता है। पहले आपने एक साइड पे करना होता है, फिर दूसरे साइड पे करना होता है, ठीक है। और अगर आपको मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि आवाज़ किस तरह है या फिर जो है वो आपको नहीं पता चल रहा कि ये नॉर्मल साउंड है या नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मरीज़ को बताओगे कि अपनी सांस को रोके थोड़ी देर के लिए, ठीक है, होल्ड हिज ब्रेथ लिखा हुआ है। अगर वो सांस रोकता है फिर वो जो सांस की आवाज़ होती है, सांस की वजह से जो वाइब्रेशंस आती है, ठीक है, वो बंद हो जाती हैं, तो फिर आपको कोई उसमें मसला नहीं होगा, मतलब साउंड डिटेक्शन में। अच्छा जी, अब आते हैं हार्ट पे। हार्ट जो है आपको सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब देखेंगे बाहर से कि किस किस तरह की जो है उसमें चीज़ें मौजूद है, ठीक है। अच्छा, हार्ट के अंदर आपको लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप चेस्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, जो मतलब सीना होता है, ठीक है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप लैंडमार्क्स मतलब कि जो हमारा चेस्ट होता है उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है, जिनको आप नोट करेंगे। उस पॉइंट पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि एज अ डॉक्टर या एज ए नर्स आपको पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें वहाँ पे एबनॉर्मल है तो आपने वो नोट कर देनी है, और वो आपको ये बताएंगे कि हार्ट के अंदर कोई ना कोई मसला है। अब देखें यहाँ पे वो चीज़ें क्या है, एज वेल एज स्ट्रक्चर अंडरलाइंग द चेस्ट वॉल, मतलब आप पहले स्ट्रक्चर जो है चेस्ट को देखेंगे, उसके अंदर फिर आप जो उसके नीचे के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी देखते हैं। लुक फॉर पल्सेशन, अगर आपको चेस्ट के ऊपर कोई पल्स नज़र आ रहा है,
ठीक है। और सिमेट्री ऑफ मूवमेंट, या जो मूवमेंट है वो कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। या फिर हीव्स मतलब ये कि चेस्ट के ऊपर आपको कुछ उभरा हुआ कोई दाना सा या किस तरह कुछ उभरा हुआ नज़र आ रहा है जो कि एबनॉर्मल है, ठीक है। स्पेशली जब हार्ट धड़क रहा होता है और हार्ट जब डायस्टोल होता है, रिलैक्स होता है, उस दौरान अगर आपको इस तरह का कुछ मास नज़र आ रहा है या जो चेस्ट वॉल है थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर देनी है सिर्फ देखने से, इंस्पेक्शन से। नोट द लोकेशन ऑफ एपिकल इम्पल्स। एपिकल इम्पल्स जहाँ पे हार्ट ख़त्म होता है, जहाँ पे हार्ट का एपेक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया को हम कहते हैं एपिकल इम्पल्स। एपिकल इम्पल्स कहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे एक हार्ट बीट होती है या इम्पल्स आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो आपने नोट करना है कि उसका एरिया क्या है। दिस इज़ यूजुअली पॉइंट टू मैक्सिमल इम्पल्स शुड बी लोकेटेड इन द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। अगर ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में है तो सही है, लेकिन अगर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से इधर उधर है, 6 में है या 4th में है, 3rd में है, तो मतलब हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई मसला आ रहा है, या तो वो श्रिंक हुआ है या फिर वो जो है वो बड़ा हुआ है, ठीक है, साइज़ में। तो ये चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये बताए, यू विल नोटिस एट मोर इजीली इन चिल्ड्रन। ये जो एपिकल इम्पल्स होता है बच्चों में ये ज़्यादातर जो है वो सही नज़र आता है। इन पेशेंट विद चेस्ट वॉल्स टू फाइंड द एपिकल इम्पल्स, अ वुमेन विद लार्ज ब्रेस्ट डिस्प्ले द ब्रेस्ट। अगर हम फीमेल का करते हैं तो उनके ब्रेस्ट को हम एक साइड पे करते हैं और फिर जो है उसके बाद हम एपिकल इम्पल्स को मालूम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पेल्पेशन करते हैं, तो पेल्पेशन में हम ये लिखा हुआ है कि जेंटल टच, मतलब आराम से आपने टच करना है, क्योंकि अगर आप आराम से टच नहीं करेंगे तो आप जो साउंड होता है हार्ट का, आप उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपको सही से सुनाई नहीं देगा। इसलिए आपने आराम से टच करना है ताकि साउंड में कोई मसला ना आए आपके टच की वजह से, ठीक है। फॉलो अ सिस्टमेटिक पेल्पेशन, मतलब एक सीक्वेंस आपने फॉलो करना है जिसमें आप सबसे पहले स्टेर्नोक्लेविकुलर, मतलब ये जो स्टेर्नम होता है, ठीक है, वो देखना होता है, फिर आप एवोर्टा पे जाओगे, फिर पल्मोनिक आर्टरी पे जाओगे, फिर आप ट्राइकस्पिड वॉल पे जाओगे और फिर एपिगेस्ट्रिक एरिया। ये एक सीक्वेंस, मतलब एक तरतीब है जिसके ज़रिए आप आगे जाओगे और पेल्पेट करोगे, ठीक है। ये लिखा टू फाइंड द एपिकल इम्पल्स यूज़ द बॉल ऑफ योर हेड और देन योर फिंगर टिप्स, मतलब फिंगर टिप्स के ज़रिए आप ये जो एपिकल इम्पल्स होता है ये नज़र आ रही हैं आपको उंगली, ठीक है, ये इसी तरीके से हम मतलब उंगली के ज़रिए एपिकल इम्पल्स को हम फील कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ परकशन। परकशन जो है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एक्सिला हम इस जो मतलब आर्म पिट होता है इसको हम एक्सिला कहते हैं। ये जो इसके सामने वाली लाइन है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो जब हम परकशन करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह आते हैं चेस्ट वॉल जो है, ठीक है, जो स्टेर्नम है उसी की तरफ आते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ आते हैं आगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं परकशन, मतलब हार्ट का परकशन इस तरीके से करते हैं। जब आप ये परकशन करते हैं तो पहले आपको जो है रेजोनेंस साउंड मिलेगा। रेजोनेंस मतलब जैसे गूंजती हुई आवाज़ होती है ना, जब आप इस एरिया में परकश करोगे तो आपको गूंजती हुई आवाज़ मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो वो आवाज़ डल होगी, जैसे बिल्कुल डल आवाज़ होती है जिसमें कोई गूंज नहीं होती, ठीक है। आपने टच किया और बस आवाज़ ख़त्म, आपको उसी टाइम सुनाई दिया, फिर आगे जो है वो गूंज नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपको अगर इस तरीके से आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। The right border of the heart is usually aligned with the sternum and can't be percussed. हार्ट का जो राइट बॉर्डर होता है वो स्टेर्नम के साथ ही होता है, इसलिए उसको परकश करने में, उसके साउंड सुनने में मतलब थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा जी, इसके अलावा ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन जो है साउंड सुनने के लिए हम करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर बनते हैं वो हार्ट के अंदर ऑस्कल्टेशन से बनते हैं। आपको पता है कि हार्ट के जो है मेनली नॉर्मली जो है 2 साउंड होते हैं, ठीक है, S1 और S2 जो कि हम पढ़ेंगे, और इसमें जो है बी श्योर टू लिसन ओवर द एंटायर पेरिकार्डियम। सबसे पहले आप पूरे हार्ट के इर्द गिर्द मतलब पूरा पेरिकार्डियम के साउंड सुनोगे, ठीक है। कोई भी वॉल, स्पेसिफिक कोई वॉल पहले आप नहीं देखोगे, फिर आप उसका हार्ट रेट और रिदम देखोगे कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या स्लो है, किस तरह है, ठीक है। फिर आप उसके बाद S1 और S2 पे जाओगे,
मतलब S1 जो फर्स्ट साउंड है और S2 जो सेकंड साउंड है उस पे जाओगे, ठीक है। देन लिसन फॉर एडवेंटिशियस साउंड, जब आपको S1 और S2 सुनाई दिया उसके बाद आप जो है मज़ीद अगर आपको साउंड नज़र आ रहे नज़र नहीं सॉरी सुनाई दे रहे, ठीक है, फिर आप उस पे जाओगे कि एडवेंटिशियस साउंड। एडवेंटिशियस मतलब ये कि एक्स्ट्रा साउंड्स, ठीक है, जैसे कि साउंड नंबर 3, थर्ड और फोर्थ, S3 और S4 जिसको हम कहते हैं, या फिर मरमर का साउंड आपको मिलता है, या कोई फ्रैक्शन रगड़ वाली आवाज़ आपको सुनाई दे रही, जैसे कोई चीज़ आप स्क्रैच कर रहे हो या फिर रगड़ा रहे हो, ठीक है, रबिंग कर रहे हो, तो इस तरीके के साउंड अगर आपको मिलते हैं तो वो आपने नोट करने। S1, S2 और कभी कभी S3 ये भी नॉर्मल होता है। S4 आया या फिर मरमर साउंड आया या फिर रबिंग इस तरह रगड़ाव वाला कोई साउंड आया, ठीक है, तो वो फिर एबनॉर्मल होता है। साउंड सुनने के लिए आपने मरीज़ को कुछ पोजीशंस में लेटाना बिठाना होता है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ वो होते हैं मतलब आपके पास पोजीशंस होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है मतलब 3 पोजीशन होते हैं। एक होता है सुपाइन पोजीशन जो जिसमें लेटा हुआ होता है बंदा, और उसमें आप जो है बेड का जो हेड होता है 30 to 45 डिग्रीज अपर करोगे, ठीक है, और उसके साइड जो है उसके लेफ़्ट साइड पे होंगे, या फिर दूसरा जो होगा वो होगा लेफ़्ट साइड पे आप उसको लेटाते हो, जैसे इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और तीसरा जो होगा आप उसको लेटाते हो और थोड़ा सा उसको लीन फॉरवर्ड करते हो, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ उसको झुकाते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि left lateral recumbent, the left lateral recumbent position is best suited for hearing low pitch sound। ये जो लेफ़्ट साइड पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे पेपर में पूछा जा सकता है। लेफ़्ट साइड पे जब हम लेटाते हैं इसको तो यहाँ पे हम लो पिच साउंड हमें अच्छे से सुनाई देते हैं, जैसे कि मेट्रल वॉल्व का साउंड हो तो वो हमें लेफ़्ट साइड पे लेटाने से अच्छा सुनाई देगा, ठीक है, या फिर मरमर साउंड हो या कोई एक्स्ट्रा साउंड हो तो लेफ़्ट साइड पे आपको सुनाई दे सकता है जो लो पिच होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, लो पिच साउंड आपको लेफ़्ट साइड पे अच्छे मिलेंगे जब आप पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे लेटाओगे। अच्छा, दूसरा क्या है, लीनिंग फॉरवर्ड, जब आप उसको आगे की तरफ झुकाते हो, ठीक है, तो उस दौरान आपको जो हार्ट होता है वो आ जाता है सामने, मतलब थोड़ा सा जो सीने की दीवार होती है उसके थोड़ा सा सामने आता है, ठीक है, तो फिर हमें हाई पिच साउंड में सुनने में जो है वो आसानी होती है। जब आप पेशेंट को देखें, मेरी पॉइंट यहाँ पे आपने नोट क्या करना है, लेफ़्ट लेटरल रिकम्बेंट है, अगर लेफ़्ट साइड पे आप लेटाते हो पेशेंट को, ठीक है, तो उस दौरान आपको लो पिच साउंड अच्छे सुनाई मतलब दे सकते हैं, और अगर आप उसको लीन फॉरवर्ड करते हो, मतलब बैठा हुआ है थोड़ा सा आगे की तरफ वो झुक गया, फिर उस दौरान आपको जो है वो हाई पिच साउंड मिलेंगे, और हाई पिच साउंड जो है वो सेमिलोनार वॉल्व जो आर्टरिया जो वेंट्रिकल और एवोर्टा और वेंट्रिकल और पल्मोनरी वॉल्व के दरमियान जो वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको हम सेमिलोनार वॉल्व कहते हैं, उनके दरमियान साउंड जो होते हैं उनके साउंड अच्छे मिलते हैं। एवोर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व जो होते हैं या उनके दरमियान कोई मरमर है तो वो आपको अच्छे से सुनाई देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अस्कल्टेशन पे, ठीक है। इसमें सबसे पहले होगा कि आपने सबसे पहला जो साउंड देखना होगा वो एवोटिक एरिया पे, मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस एरिया पे सबसे पहले आपने साउंड सुनना होगा। दूसरा क्या होता है, पल्मोनिक जो होता है वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपने चेक किया, फिर यहाँ आओगे पल्मोनिक एरिया पे, फिर आप ट्राइकस्पिड एरिया पे आओगे, मतलब हार्ट जो है वो थोड़ा सा तिरछा होता है ना, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे आता है, ये जो है, फिर आप इस पे आओगे। इसके बाद नंबर 4 आप एपेक्स या मेट्रल वॉल्व पे आओगे, मेट्रल वॉल्व जो होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लोकेशन नोट करनी है। एवोटिक जो है वो राइट साइड पे है बिल्कुल स्टर्नम बॉर्डर के साथ, और पल्मोनरी जो है वो भी लेफ़्ट साइड पे है बिल्कुल स्टर्नम बॉर्डर के साथ, ठीक है। फिर उसके साथ जो 3 है ये आप देखें 1 2 3 4 इंटरकॉस्टल स्पेस या 5th इंटरकॉस्टल स्पेस जो है यहाँ पे आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व सुनाई देगी, ठीक है, उसकी आवाज़, और इसके अलावा मेट्रल वॉल्व की आवाज़ जो है वो आपको यहाँ पर 4 पे सुनाई देगी, ठीक है। ट्राइकस्पिड एरिया, मेट्रल एरिया, पल्मोनिक एरिया और एवोटिक एरिया, ये आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपको पल्स मिल सकते हैं। ये आपको लिखे हुए कि आप जो है एवोटिक एरिया में जो है ब्लड मूव फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल, मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड वहाँ से बाहर जाता है, उस दौरान आपने एवोटिक ये वाला सुनना होगा, ठीक है, क्योंकि एवोटिक बंद होता है ना, एवोटिक वॉल्व जो होता है वो बंद हो जाता है, तो इससे जो आवाज़ आएगी
ठीक है, वो एवोर्टा पे आपको फील होगी। इसीलिए आपने पहला वो करना होगा। पल्मोनरी आर्टरी, ज़ाहिर बात है पल्मोनरी आर्टरी में जो है पल्मोनिक एरिया से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और वो राइट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है। तो उसके दौरान आपने पल्मोनरी आर्टरी को देखना होगा 2 को, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ज़ाहिरी बात है जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है, ठीक है। तो वो आपने 3 पॉइंट पे, ये जो 3 है लिखा हुआ है यहाँ पे आपने नोट करना होगा। और दूसरे इसके अलावा लास्ट वन मेट्रल एरिया, जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो फिर वो जो मेट्रल वाल्व होता है वो बंद होता है, उसकी वजह से जो साउंड आता है वो आपने 4 पे नोट करना है, ये पॉइंट्स, ठीक है। टोटली जो है 4 एरियाज़ आपको बताए गए हैं, तो ये एरिया आपको याद होनी चाहिए, एवोटिक, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड और मेट्रल एरिया, ये चारों। और इस पे आपको डिफरेंट साउंड्स देखने को मिलते हैं। हार्ट साउंड आपको पता है कि स्पेशली जो नॉर्मल है वो 2 है, ठीक है। एक को हम कहते हैं S1, एक को हम कहते हैं S2। S1 जो साउंड होता है वो राइट साइड पे होता है और S2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। S1 कब होता है, जो हमारे मतलब S1 जो होता है वो राइट और लेफ़्ट दोनों पे होता है। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड और मेट्रल, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एज प्रेशर इन द वेंट्रिकल इंक्रीजेज, जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, और एट्रियम में, ठीक है, मतलब जब पहले एट्रियम वाले जो है वो भर गए चैम्बर्स और उससे ब्लड नीचे की तरफ आया, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो वॉल्व है, जब ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वॉल्व खुलेगा, जब ब्लड नीचे आया तो फिर वॉल्व बंद हो जाएगा। अब जब ये वॉल्व तेज़ी से बंद होता है तो उस बंद होने की वजह से एक आवाज़ आती है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, S1। ये लिखा हुआ है दिस क्लोजर द प्रोड्यूस ऑफ फर्स्ट साउंड, मतलब जब एट्रियम कंट्रैक्ट होंगे और वो ब्लड देंगे नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ, और ये जो ट्राइकस्पिड और मेट्रल वॉल्व होता है जब वो बंद होंगे और उसकी वजह से जो आवाज़ आएगी वो S1 होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम पहला साउंड काउंट करते हैं S1। दूसरा जो है, जब वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब उसने कहाँ जाना है, बाहर जाना है, ठीक है। तो बाहर जाने के लिए फिर एवोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व है। तो जब वहाँ से ब्लड बाहर जाता है और बाहर जाने के साथ वो वॉल्व जब बंद होते हैं, उससे दूसरा साउंड आएगा S2, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज आइडेंटिफाई S1 S2। पहले आपने जब भी मतलब आप हार्ट के साउंड देखते हो तो आपने S1 और S2 पहले देखने होते हैं, फिर उसके बाद आप मज़ीद साउंड देखोगे, सुनोगे, ठीक है। फिर आप उसके जो है थर्ड और फोर्थ S3 और S4 पे आओगे, और इसके अलावा आप मरमर और वाइब्रेटिंग साउंड्स भी देखोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो वास्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से असेसमेंट उनकी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आपने जनरली करना है, हर चीज़ में फिर आप जनरली पहले करोगे। इक्वल इन साइज़ होनी चाहिए, लेग्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, सिमेट्रिकल है, यानी ये स्किन कलर देखते हैं, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हेयर दोनों पे एक जैसे हैं, यानी ये कोई ज़ख़म, कोई स्कार, कोई क्लबिंग या कोई एडिमा, ये चीज़ें हैं, यानी ये हम ऑलरेडी आपको पता होगा, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल बेड रेडन है, ठीक है, तो फिर आपने उसकी स्वेलिंग और मतलब स्वेलिंग हुई है, कोई फिंगर नेल में मसला है, टो नेल्स में मसला है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो सारी चीज़ें आपने उसमें देखनी होती है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं पल्पेशन पे। पल्पेशन में हम स्किन को देखते हैं, स्किन के टेम्परेचर को देखते हैं, उसके टेक्सचर और टर्गल मतलब उसके एडीमा और ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हम कैपिलरी रेफरल टाइम देखते हैं। कैपिलरी रेफरल टाइम आपको पता है कि जब आप कैपिलरी को बंद करते हो फिर आप उसको छोड़ते हो तो वो कितने टाइम में रीफिल होता है, ठीक है। तो वो जो है 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा है तो मतलब ब्लड फ्लो सही नहीं है, ब्लड सही नहीं आ रहा और आर्टरीज़ में मसला होता है, ठीक है। इसके अलावा हम आर्टीरियल पल्सेस चेक करते हैं। पल्स आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट साइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपने हर एक पल्स चेक करना होगा। किसी भी पल्स में आपको मसला आया, कहीं पे पल्स फील नहीं हो रही या कहीं पे पल्स बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा तेज़ है,
तो वो सारी चीज़ आपने नोट करनी होगी। पल्स के साइड्स आई होप कि आपको पता है कि रोटेट पल्स ये आपको बताया गया है, ठीक है। ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये साइड्स आपको बताए गए हैं। इसके अलावा पॉप्लीटियल, पोस्टीरियर टिबियल और डॉर्सेलिस पेडिस, ये जो है आपको डिफरेंट साइड्स बताई गई हैं जिसमें हम पल्स देखते हैं, पल्स को मालूम करते हैं, ठीक है। पल्स को हम मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर देते हैं, जैसे 4+ है तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। 3 है तो उससे थोड़ा सा कम तेज़ है, 2 है तो नॉर्मल है, 1 है तो मतलब कम है, वीक है, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर हम उसको 0 देते हैं, एब्सेंट। इस तरीके से आप उसको नंबर देते हो, ठीक है। अस्कल्टेशन भी हम करते हैं, मतलब पल्स को सुनते भी है। यूज़ द बेल, उसको हम बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, मतलब बेल यूज़ करके उसको सुनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पल्पेशन फिर अस्कल्टेशन करते हैं हर आर्टरी पे। पहले आप उसको पल्पेट करेंगे, पल्पेशन पे आपको जो है पल्स नहीं मिला, फिर आप जो है अस्कल्टेशन पे आओगे। सबसे पहले तो मतलब अगर कोई एबनॉर्मल पल्स है तो आपको बहुत सारे मसलों का बताते हैं, जैसे एब्डोमिनल एन्यूरिज्म का बताते हैं या फिर हार्ट के बहुत सारे मसलों का बताते हैं, ठीक है। तो आप उसमें ब्रूट साउंड, ब्रूट मैंने आपको बताया कि इस तरह कोई साउंड जैसे हवा चल रही हो, कोई वाइब्रेशन हो रही हो, वो आपने देखना है। कोई भी एबनॉर्मल साउंड अगर वहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है तो वो आपने नोट कर देना है। अब हम आते हैं कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पे कि किस तरह हार्ट की वजह से एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो है सबसे पहले हम स्किन और हेयर के एबनॉर्मल फाइंडिंग देखते हैं। अगर स्किन बहुत ज़्यादा गर्म है, वार्म स्किन है, तो वो आपको ये बताएगा कि बंदे को जो है इस तरह की कंडीशन है जिसकी वजह से फ़ीवर हो, ठीक है, शायद उसको फ़ीवर हो, और उसका जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब हार्ट से बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लड आ रहा है, ठीक है, मतलब हार्ट रेट फास्ट है, ब्लड प्रेशर फास्ट है, टेकीकार्डिया हो सकता है अगर स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो वो आपको इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और फीवर का बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि बॉडी हेयर नहीं है, लेग्स पे या आर्म पे जो है हेयर में मसला है, नहीं है, तो वो जो है आर्टीरियल ब्लड फ्लो में मसला होता है कि आर्टरीज़ में ब्लड सही तौर पर नहीं जा रहा, आर्टरीज़ में ब्लड की कमी होती है, इसीलिए हेयर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ख़राब होती है। इसके अलावा अगर साइनोसिस है, साइनोसिस मतलब अगर जो फिंगर नेल है, होंठ है और ये जो चीज़ें होती हैं ये ब्लू हुई हुई हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। या पेलर है तो मतलब ब्लड की कमी है, या कोई और मसला है तो मतलब ये क्या होगा, अगर साइनोसिस है, पेलर है या कूल है, स्किन बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ये आपको क्या शो करते हैं कि ब्लड की कमी है, ब्लड सही तौर पर नहीं पहुंच रहा, इसलिए ये चीज़ें हैं। ये आपको वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होनी चाहिए। अक्सर आपको जो है पेपर में सिनेरियो दिया जाता है, उसमें यही चीज़ें लिखी होती है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो अगर आपको ये पता हो कि अगर स्किन गर्म है तो किस वजह से, अगर फीवर है या फिर इंक्रीज़ कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, हेयर एबनॉर्मेलिटी है तो किस वजह से है, स्किन पेल है, स्किन साइनोसिस में है तो क्या मसले हो सकते हैं, ये आपको पता, ये आपको बताए गए हैं। साइनोसिस और पेलर, साइनोसिस में जो है ब्लू हो जाते हैं, पेलर में जो है बिल्कुल येलो कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा आर्टीरियल और वेनस इंसफिशेंसी होती है, मतलब आर्टरीज़ में कभी मसले आते हैं, कभी वेन्स में मसले आते हैं, तो उनकी वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। अगर आर्टीरियल इंसफिशेंसी है, आर्टीरियल इंसफिशेंसी का मतलब ये कि आर्टरीज़ में ब्लड सही तौर पर नहीं जा रहा, बहुत कम है, उसको हम कहते हैं आर्टीरियल इंसफिशेंसी। इंसफिशेंट मतलब काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पे पल्स कम होगी, ठीक है, डिक्रीज पल्स होगी, क्योंकि ब्लड कम है तो जाहिर बात है पल्स भी कम होगी या बिल्कुल होगी ही नहीं, एब्सेंट, ठीक है। स्किन आपको कूल ठंडी नज़र आएगी, फेल होगी और शाइनी हेयर लॉस होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे नज़र आएगी। अगर आपको ये स्किन पेल या फिर कूल या फिर इस तरह हेयर लॉस है और पल्स नहीं है या बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है, अगर ये सारी चीज़ आपको स्किन में किसी जगह पे नज़र आ रही है तो वो आपको ये बताएगा कि आर्टरीज़ में मसला है, आर्टरीज़ में ब्लड सही तौर पर नहीं जा रहा। इसके अलावा अल्सरेशंस भी होती है, मतलब ये कि ज़ख़म वग़ैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो टोज़ होते हैं ना, जो अंगूठे होते हैं, जो बड़े बड़े फिंगर होते हैं, ठीक है, टोज़, यहाँ पे आपको जो है वो
अल्सरेशन मिलेंगी। अल्सरेशन जो है वो काफ़ी रेड हो चुकी होगी और स्किन जो है काफ़ी थिक हो चुकी होगी, तो ये सारी चीज़ें आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अलावा अगर क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी है, मतलब वेन्स में कोई मसला है, ठीक है, तो उसमें भी अल्सरेशंस हो सकती हैं, मतलब ज़ख़म वगैरह हो सकती हैं, लेकिन वो ज़ख़म एंकल ये जो जगह होती हैं इसके इर्द गिर्द होंगी, इसमें एडीमा भी होगा, फ्लूइड जमा हुआ होगा। जब फ्लूइड जमा होता है तो वो आपको मतलब हार्ट का कोई मसला शो करते हैं कि हार्ट में कोई मसला है, इसीलिए फ्लूइड जो ब्लड है वो ऊपर नहीं जा रहा, वहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये सारे मसले हो सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टरीज इनसफिशिएंसी है तो वो टोस के इर्द गिर्द आपको अल्सरेशन मिलेंगी, ठीक है, और वेनस इनसफिशिएंसी है तो वो एंकल के इर्द गिर्द आपको अल्सरेशन ज़ख़म वगैरह मिलेंगे और उसमें आपको एडीमा भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एडीमा आपको बताया गया है कि एडीमा या स्वेलिंग आपको मिलती है तो मतलब ये हार्ट फेलियर की तरफ आपको लेके जा सकते, या हार्ट फेलियर की एक निशानी है, ठीक है। राइट साइड हार्ट फेलियर हमने पढ़ा था। राइट साइड हार्ट फेलियर मतलब ये कि ब्लड राइट साइड में नहीं जा रहा, बाहर स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो बाकी पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, एडीमा में चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडीमा आपको पता होगा, एडीमा का मतलब क्या होता है कि किसी जगह में स्वेलिंग हो जाना, फ्लूइड जमा हो जाना। पिटिंग एडिमा क्या होता है कि जब आप उस जगह को टच करते हो, थोड़ा सा जोर डालते हो तो वो स्किन अंदर की तरफ चली जाती है इस तरह, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। और नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है कि उसमें आप जो है प्रेशर डालोगे लेकिन स्किन अंदर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। ये आपको पता होना चाहिए, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा क्या चीज़ है, इट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। एबनॉर्मल पल्सेशन है, मतलब पल्स में कोई मसला है, पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ है या बहुत ज़्यादा कम है, स्लो है या है ही नहीं, तो आपको क्या बताते हैं, अ वीक आर्टीरियल पल्स में इंडिकेट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर आर्टरीज में पल्स कम है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसका मतलब ये है कि हार्ट से जो है ब्लड सही तौर पर नहीं आ रहा, कार्डियक आउटपुट कम है, वीक है, ठीक है। इसके अलावा आर इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, या वास्कुलर जो वेन्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावटें ज़्यादा है, इसीलिए ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच रहा जहाँ पे आप पल्स चेक करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पल्स वीक फील होगी। स्ट्रॉन्ग और बाउंडिंग पल्सेशन में यूजुअली इन पेशेंट विद अ कंडीशन कॉज बाय इंक्रीज आउटपुट। अगर ये जो पल्स है बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो आपको ये बताएगा कि इंक्रीज आउटपुट है, मतलब हार्ट से बहुत ज़्यादा तेज़ खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज आउटपुट हो रहा है, जैसे हाइपरटेंशन है, ठीक है, या हाइपोक्सिया है, एनीमिया के अंदर भी हो सकता है, या कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, एंजाइटी के दौरान भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एबनॉर्मल पल्सेशन आपको बताई गई है कि अगर आपको एपिकल इम्पल्स जो है, एपिकल जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, अगर वो डिसप्लेस मिल रहा है, मतलब अपनी जगह से हट के मिल रहा है, तो वो आपको क्या बता रहा है, हार्ट फेलियर या हाइपरटेंशन। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ मिल रहा है तो वो आपको इंक्रीज आउटपुट का बताते हैं। एवोर्टिक या पल्मोनिक या ट्राइकस्पिड वॉल्व या जो पल्सेशन होती है, ठीक है, वो आपको वाल्वुलर डिजीज़ और इन सारी चीज़ों ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, वैसे पढ़ लीजिएगा एक नज़र। अच्छा जी, इसके अलावा हम एबनॉर्मल पल्सेस पे आते हैं। एबनॉर्मल पल्सेस के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के पल्स देखते हैं, और ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वीक पल्स वो होता है जो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, मतलब एक तरतीब से तो है, एक सही तरतीब से है लेकिन स्लो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पल्स स्लो है तो मतलब हार्ट से खून कम आ रहा है, लो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम वीक पल्स कहते हैं। अगर बाउंडिंग पल्स है, ठीक है, बाउंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, एक पल्स हुआ फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर पल्स, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर बहुत तेज़ पल्स, फिर रेस्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाउंडिंग पल्स, मतलब एक झटका जैसे महसूस होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अप स्ट्रोक होता है। अप स्ट्रोक मतलब ये कि ऊपर की तरफ गया, फिर डाउन स्ट्रोक, फिर अप स्ट्रोक, ठीक है, फिर डाउन स्ट्रोक, फिर अप स्ट्रोक, इसको हम कहते हैं अप स्ट्रोक। और ये जो नीचे है ये है डाउन स्ट्रोक। ये जो है किस वजह से होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ब्लड तेज़ी के साथ आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम बाउंडिंग पल्स जो है उस वजह से होता है। इसके अलावा पल्सेस अल्टरनेंस या अल्टरनेंस, हाँ, ये जो होता है मतलब कभी तेज़ कभी कम, रेगुलर तो है, जैसे एक तेज़ एक कम, एक तेज़ एक कम, एक तेज़ एक कम, ये रेगुलर है, ठीक है, लेकिन एक जो है वो
वीक होगा, एक स्ट्रॉन्ग होगा इसमें पल्स, ठीक है। ये भी लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से, जब किसी को लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो तो उसको पल्सेस अल्टरनेट्स होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पल्स, एक वीक पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स, एक वीक पल्स, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा पल्सिस बेंजामिनस, बेंजामिनस या बेंजामिन्स पढ़ ले, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इज सिमिलर टू पल्सिस अल्टरनेट, ये भी इसी की तरह होता है बट अकर एट इरेगुलर इंटरवल, लेकिन इसमें एक रेगुलर चीज़ है कि एक तेज़ है एक स्लो है, एक तेज़ है एक स्लो है। इसमें वो चीज़ नहीं है, इरेगुलर है, कभी तेज़ कभी स्लो, ठीक है। और ये भी ज़्यादातर प्री मेच्योर आर्ट्रियल या फिर वेंट्रिकुलर बीट, मतलब ये कि वक्त से पहले एट्रियम और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, अभी उनको कंट्रैक्ट होना नहीं है लेकिन कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इरेगुलरिटी आती है, उसकी वजह से इसको पल्सिस बेंजामिन या बेंजामिन्स कहते हैं। बेंजामिन वैसे बंदे का नाम होता है, बेंजामिन्स, ठीक है। अच्छा, पल्सिस पैराडॉक्सिस, पल्सिस पैराडॉक्सिस जो है वो ज़्यादातर सांस लेने की वजह से, कि जब आप सांस लेते हो तो आपका पल्स तेज़ हो जाता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो पल्स थोड़ा सा जो है सांस लेते वक्त पल्स लो हो जाता है और जब आप सांस छोड़ते हो तो पल्स तेज़ हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पल्सिस पैराडॉक्सिस, कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आपका पल्स चेंज होता रहता है, ठीक है। इसको हम पल्सिस पैराडॉक्सिस, पैराडॉक्सिस का मतलब आप ये समझ लो कि रिलेटेड विद द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, जब आप सांस लेते हो तो आपका पल्स अलग होता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर अलग, तेज़ और स्लो होता रहता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है कि आपका या तो पेरिकार्डियल में मसला है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होता है, या फिर हार्ट फेलियर है जो कि एडवांस स्टेज का है, काफ़ी ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है, ठीक है, या फिर जो पेरिकार्डियाटिस होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियस है लेकिन कंस्ट्रक्टिव है, कि काफ़ी ख़तरनाक होता है, मतलब ये एक ख़तरनाक चीज़ है। इसके अलावा पल्सिस बाइफ्रीन, पल्सिस बाइफ्रीन जो है वो इनिशियल अपस्ट्रोक, मतलब कि पहले वो जो है तेज़ होता है, फिर एक टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए, 1-2-3 सेकंड के लिए वो फिर नहीं हो, गायब हो जाता है, फिर से और फिर गायब, फिर से, इसी तरह, मतलब ये भी एक रेगुलर है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये जो है ये लिखा हुआ सबसीक्वेंट डाउन स्ट्रोक एंड देन अनदर अप स्ट्रोक, मतलब ये कि एक आया फिर ये डायस्टोल हुआ, फिर कंट्रैक्ट हुआ, फिर डायस्टोल हुआ, ठीक है। ये जो है एवोटिक स्टेनोसिस, एवोटिक स्टेनोसिस हमने पढ़ा था AHN में, और एवोटिक इंसफिशिएंसी मतलब ये कि एवोटा सही तरीके से ब्लड नहीं दे रहा, या जो उसके वॉल है वो स्टेनोटिक, स्टेनोटिक का मतलब ये कि ख़राब हो चुके हैं, जिसके अंदर से ब्लड सही तौर पर नहीं पास हो रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये वाले पल्स होते हैं, पल्सिस बाइफ्रीन्स। ये पल्सिस इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हार्ट साउंड पे। हार्ट साउंड के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, S3 हमने पढ़ा था कि चिल्ड्रन और S3 और S4 जो कि एक्स्ट्रा हार्ट साउंड है, एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन S3 जो है वो बच्चों में कॉमन है, और जो स्पेशली यंग एडल्ट, मतलब 14-15 साल तक, 17-18 साल तक जो लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ये कॉमन होता है, ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर ये आप जो है ज़्यादा उम्र के लोगों में देखते हो S3 साउंड, ठीक है, तो फिर उनमें मसला होता है, ये एबनॉर्मल होता है। अगर और इसको हम एक और भी नाम कहते हैं, वेंट्रिकुलर गैलप। वेंट्रिकुलर गैलप किसको कहते हैं? S3 साउंड को। ये पूछा जा सकता है पेपर में, वेंट्रिकुलर गैलप किसको कहते हैं? S3 साउंड को। और एट्रियल गैलप किसको कहेंगे? S4 साउंड को। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, इस कॉमनली हर्ड इन पेशेंट विद हार्ड कार्डियक आउटपुट। अगर आपको ये मतलब ओल्ड एज के लोगों में या जो मिडिल एज होते हैं उनमें अगर आपको S3 साउंड मिलता है तो वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है। और वो जो है आपको अगर ये साउंड सुनने को मिल रहा है तो ये कार्डियक इंक्रीज कार्डियक आउटपुट का आपको बताते हैं कि हार्ट से जो है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तेज़ जा रहा होता है। तो वो हाइपरटेंशन भी हो सकती है या फिर कोई और मसला हो सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं। S3 जो है वो एक एबनॉर्मल साउंड है जो कि आपको मतलब एक क्या कहते हैं, एबनॉर्मलिटी का बताते हैं, स्पेशली ओल्ड एज के लोग या मिडिल एज के लोग। बच्चों और यंग एज में ये कॉमन है, ये एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। और ये जो है S3 इज़ लो पिच, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे लड़की की आवाज़ होती है ना, उसी तरह की होती है, लो पिच। अच्छा, इसके अलावा इन एडिशन टू हार्ट फेलियर S3 साउंड में आल्सो क्या गया, अच्छा,
इन एडिशन S3 साउंड में आल्सो बी एसोसिएटेड विद कंडीशन सच एज पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा मतलब ये कि जब लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो मतलब मसला होता है उसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। अगर आपको उस तरह का वो है, ठीक है, मतलब पल्मोनरी एडिमा है तो आपको S3 साउंड देखने को मिल सकता है। या फिर पल्मोनरी एडिमा के अलावा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टक जो एट्रियम के दरमियान जो सेप्टल होता है, जो पर्दा होता है हार्ट के अंदर, ठीक है, अगर उसमें कोई मसला है या उसके अंदर अक्सर बच्चों के अंदर सुराख होते हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर, या फिर जो है उनको पैदाइशी तौर पर मसले होते हैं तो उनके अंदर भी S3 साउंड आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, S4 पे आए तो S4 इज नॉर्मल कॉल्ड एट्रियल गैलप। S4 को हम क्या कहते हैं? एट्रियल गैलप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिड टर्म में भी पूछा गया था। उसमें एट्रियल गैलप किसको कहते हैं? S4 साउंड को। और S3 को क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर गैलप। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है दैट्स हर्ड ओवर द ट्राइकस्पिड और मेट्रल एरियाज। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ट्राइकस्पिड के ऊपर या फिर मेट्रल वॉल के ऊपर आपको ये S4 साउंड सुनने को मिलता है। एट इंडिकेट इंक्रीज रेजिस्टेंट टू वेंट्रिकुलर फेलिंग्स। ये जो है कम्प्लीटली क्या है? एबनॉर्मल है। S3 साउंड भी नॉर्मल था बाज़ सिचुएशन में, लेकिन S4 अगर आपको देखने को सुनने को मिलता है तो ये कम्प्लीटली एबनॉर्मल है। भले वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, किसी भी एज के लोगों में आपको अगर S4 साउंड सुनने को मिल रहा है तो वो फिर क्या होगा? एबनॉर्मल होगा, ठीक है। ये हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, या एवोटिक स्टेनोसिस मतलब एवोटा सही तौर पर ब्लड नहीं पास कर रहा उसकी वजह से, या फिर किसी को हार्ट अटैक हुआ है उनको भी ये मसला हो सकता है। ये साउंड उनको आप मतलब उनमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको 10 इसी तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ठीक है। अच्छा, कुछ और साउंड होते हैं लाइक पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब के, मतलब जो पेरिकार्डियल होता है जब वो चेस्ट वॉल के साथ फ्रैक्शन में आता है, रगड़ में आता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको साउंड देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब कहते हैं। मतलब रबिंग, रगड़ने का जो आवाज़ होती है, ठीक है, तो वो आपको पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब, या पढ़ लीजिएगा, इतने उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ये आपको कुछ इसके वो बताए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन बताई गई है कि किस तरीके से आप चीज़ों को देखोगे, और इसके टाइमिंग, पॉसिबल कॉजेज़ वो बताए गए हैं कि सिस्टोलिक मसला है तो शायद मेट्रल वॉल की वजह से हो, या फिर आपको जो है फ़ीवर की वजह से हो, फ़ीवर में भी थोड़ा सा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, ठीक है, या सिस्टोल है, ये आप देख लीजिए, मेट्रल वॉल इंसफिशिएंसी। ये वैसे खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन जो है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो साउंड मिल रहा है दैट इज़ मरमर। मरमर जो है क्या होगा? लिसन क्लोजली टू डिटरमाइन इट्स टाइमिंग एंड कार्डियक। अगर आपको मरमर साउंड सुनने को मिल रहा है तो आपने उसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनना होता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये फ्रैक्शन का साउंड होता है, कभी कभी ये किसी और चीज़ का होता है, तो आपने उसकी क्वालिटी मतलब किस तरह है, म्यूज़िकल है, ब्लोविंग है, या बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, या बारीक है, या बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है, ये जो है आपने नोट करना होगा। उसकी लोकेशन नोट करनी होगी कि लोकेशन कहाँ, हार्ट के किस हिस्से पे आपको मरमर साउंड सुनने को मिल रही है, और आप उसमें भी वही 6 लेवल यूज़ करोगे। 6 लेवल मतलब ये कि आप उसको भी 6 नंबर दोगे, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये बहुत कम सुनने में आ रहा है, मतलब मरमर तो है लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप उसको सुनते हो, उसको आप 1 नंबर दोगे। स्पेशली ये सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो। ग्रेड 2 में क्या होगा? जो बिल्कुल आसानी से आप सुन सकते हो। ग्रेड 3 में जो थोड़ा सा लाउड हो। ग्रेड 4 जो मतलब ये कि काफ़ी लाउड हो और उसके वजह से आपको जो है थोड़ी सी वाइब्रेशन भी मतलब पेल्पेट कर सकते हो। जब आप उसके ऊपर मतलब उस जगह के ऊपर जब आप उंगली रखोगे तो आपको उसको थोड़ी सी मतलब वाइब्रेशन भी फील होगी। इसके अलावा ग्रेड 5 जो है वो काफ़ी लाउड होगा, मतलब ज़्यादा तेज़ होगी। ग्रेड 6 जो है वो एक्सट्रीमली लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है, तो आप उसको 6 पॉइंट्स दोगे या 6 नंबर दोगे। इसके अलावा इसके आपको जो है कुछ मतलब तरीके, जैसे क्रेसेंडो मरमर क्या होता है? जब पहले वो स्लो होता है और आगे जाके तेज़ होता है, ये इससे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रोग्रेस स्लोली लाउडर, ठीक है, मतलब ये कि पहले वो स्लो है फिर आगे जाके बढ़ता है, तो इसको हम क्रेसेंडो कहेंगे।
डेक्रेसेंडो या डीक्रेसेंडो क्या होता है, जब वो पहले तेज़ होता है और फिर आगे जाके कम होता है, इसको हम डीक्रेसेंडो, मतलब एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। क्रेसेंडो डीक्रेसेंडो क्या होता है कि जब वो पहले स्लो होता है, फिर आगे जाके तेज़ होता है और फिर वापस स्लो हो जाता है, उसको हम क्रेसेंडो डीक्रेसेंडो, मतलब अब ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। इसके अलावा प्लेटू शेप, प्लेटू शेप क्या होता है, जब वो एक जैसा ही रहता है, ना स्लो होता है ना तेज़ होता है, एक ही जैसा रहता है, उसको हम प्लेटू शेप कहते हैं। ब्रूट्स, ब्रूट्स क्या होता है, ब्रूट्स जो है मरमर लाइक साउंड होता है, लेकिन ये हार्ट में नहीं होता, ये वास्कुलर आर्टरीज में आपको सुनने को मिलता है। देखें, मरमर साउंड, फ्रैक्शन S1, S2, S3, S4, ये साउंड आपको हार्ट में सुनने को मिलते हैं, लेकिन ब्रूट साउंड आपको हार्ट में नहीं, आपको आर्टरीज में सुनने को मिलेगा, ठीक है। आपको बाहर आना पड़ेगा, मतलब आप जब को वेन्स और आर्टरीज में से मुख्तलिफ़ किस्म के आवाज़ सुनने को मिलते हैं, ठीक है, उसको हम ब्रूट साउंड कहेंगे। ब्रूट साउंड आपको हार्ट में नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा वास्कुलर अल्सर्स, मतलब कुछ मसले होते हैं, स्पेशली वेन्स और आर्टरीज़ में कुछ मसले होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब हम पढ़ेंगे इसमें। वेनस अल्सर, जब वेन्स के अल्सर होते हैं, वेनस अल्सर किस वजह से होते हैं, जब वेन के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली वेंस के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है, ठीक है, लेकिन जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वेंस डैमेज होना शुरू हो जाता है और इसके आसपास का जो एरिया होता है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेनस अल्सर्स, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमनली अकरिंग इन लोअर लेग्स, ज़्यादातर जो लेग होते हैं, लेग का जो नीचे वाला हिस्सा उसमें ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। और टिपिकली फाउंड अराउंड द एंकल एज शोन, या फिर एंकल जो होता है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिम्फेटिक अल्सर होते हैं। लिम्फेटिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा जब बहुत ज़्यादा, मतलब जब बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कितना एडिमा हुआ है, ठीक है, और नीचे जो है आप पाँव देख सकते हैं। जब इस तरह का कोई एडिमा होता है जिसमें कैपिलरीज बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी होती हैं, कंप्रेस हो चुकी होती हैं, उससे ब्लड एक्सचेंज नहीं हो रहा, एक ही जगह पे रहता है, ठीक है, और ब्लड उसी जगह पे एक्लूड हो रहा है, जमा हो रहा है, तो एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से लिम्फेटिक अल्सर आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ये वाले जो अल्सर होते हैं इसको आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से ट्रीट कर सकते हो बिकॉज ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो चुका होता है और ज़ख़म ठीक होने के लिए ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड फ्लो कम है तो ज़ाहिर बात है वो नहीं ट्रीट होगा। दिस फोटो शोन, इस फोटो में आप देख सकते हो। चलें, नेक्स्ट वन इज़ आर्टीरियल अल्सर। आर्टीरियल अल्सर जो है वो आर्टरीज़ की वजह से, या आर्टरी का अगर कोई अल्सर है उसको हम आर्टीरियल अल्सर कहते हैं। और ये किस वजह से होता है, आर्टीरियल एक्लोसिव डिजीज़। आर्टरी का कोई भी डिजीज़ है, कोई भी मसला है, उसकी वजह से अल्सर हो, उसको हम आर्टीरियल अल्सर्स कहते हैं। कॉज बाय इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो। अब ज़ाहिरी बात है आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, तो अगर ब्लड कम है तो वो जिस एरिया में ब्लड नहीं जा रहा वहाँ पे अल्सर बनना शुरू हो जाएगा, ज़ख़म होना शुरू हो जाएगा और वो जगह ख़राब हो जाएगी, ठीक है, ब्लड फ्लो की कमी की वजह से। या फिर दे आर कॉमनली फाउंड एट द डिस्टल एंड्स ऑफ, डिस्टल एंड मतलब जहाँ पे ये पाँव ख़त्म हो जाए, जहाँ पे उंगली के आखिरी हिस्से होते हैं पाँव के, वहाँ पे ये ज़्यादातर कॉमन होता है, स्पेशली नेल बेड्स के ऊपर भी, मतलब नाखून के ऊपर भी, ठीक है, और जहाँ पे बोन्स निकले होते हैं, मतलब बोनी एरियाज़ के ऊपर भी ये ज़्यादा कॉमन होता है। दैट्स ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट। इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी एनाटॉमी, इसके अलावा उसके वॉल्व्स, ठीक है, कितने वॉल्व्स हैं, कितने साउंड है, और ब्रूट साउंड क्या होता है, हार्ट के अंदर आपको नॉर्मल साउंड कितने मिलते हैं, एबनॉर्मल कितने मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है किस पोजीशन पे आपने पेशेंट को लेटाना होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट लेटरल में आपको किस तरह की आवाज़ सुनाई देगी, लीनिंग फॉरवर्ड करते हो तो किस तरह की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। आपको जो है कहाँ कहाँ पे अस्कल्टेट करना है, साउंड देखने हैं, S1 साउंड क्या है, S2 क्या है, इसके अलावा S3 S4 क्या है, ठीक है, इंस्पेक्शन अस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे। दैट्स ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।